हेलो फ्रेंड्स, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर रखा था और इसके 3 टाइप्स सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका 4th टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो, जैसा हमने स्टार्टिंग से लेके चले हैं, इनके वर्ड से ही हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें आगे समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मल्टीटास्किंग से आपको क्या समझ आता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल टास्क को हैंडल कर सकता हो। मल्टीपल टास्क कैसे हैंडल करता है वो हम इस डायग्राम से समझेंगे कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर ब्राउज़र ओपन कर रखा है, एक्सेल ओपन कर रखा है, पेंट भी कर रखा है और मीडिया प्लेयर भी ओपन कर रखा है, और वो सब जितनी भी प्रोसेस हैं, जितनी भी जॉब्स हैं, वो सब क्या हो रही हैं, एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है या फिर एक साथ में यूज़र उसे यूज़ कर रहा है। इन सबको इंटरफेस कौन प्रोवाइड करवा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक्चुअली में ये सब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर कौन रहा है? तो हमें पता है कि कंप्यूटर का मास्टर सीपीयू जो है वो ये सब काम करता है। आपको इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के अंदर थोड़ी सी एक बार कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगी आप उसी तरीके से इसको समझते हुए चलना, और लास्ट में हम इन दोनों के डिफरेंट जो भी इनके प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो एक्चुअल में इसके अंदर प्रोसेसिंग होती कैसी है वो हम इसमें समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि सब प्रोसेस एक टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो रही है। आप ये समझ लो कि अगर ये प्रोसेस जो है वो चल रही है 12:02 पे, ये भी 12:02 पे ही चल रही है, ये भी 12:02 पे, ये भी 12:02 पे, सब प्रोसेस आपको अपने कंप्यूटर में एक साथ चलती हुई महसूस होती है। बट होता क्या है? होता ये है कि सीपीयू एक्चुअल में इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा होता है और हमें ये लगता है कि ये सब प्रोसेस सीपीयू एक साथ में एग्जीक्यूट कर रहा है या एक साथ में हैंडल कर रहा है। तो सीपीयू जो है वो थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़े टाइम का मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि सीपीयू हर प्रोसेस को एक बार में 2 मिनट का टाइम देगा। अब ये 2 मिनट का टाइम किस तरह से देगा? तो ये सबसे पहले स्टार्ट करेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर के अंदर, मतलब जो प्रोसेस सबसे पहले सिस्टम में आई उसको सीपीयू सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि ब्राउज़र ही जो है वो सबसे पहले आया था नंबर 1 पे, सीपीयू ने इसे टाइम दिया 2 मिनट का, और 2 मिनट के बाद सीपीयू यहाँ से कॉन्टेक्स्ट स्विच करके या अपने बोल सकते हैं जंप करके अगली प्रोसेस पे चला जाएगा। अगली प्रोसेस नंबर 2 पे आया एक्सेल। एक्सेल को भी सीपीयू ने 2 मिनट का टाइम दिया और 2 मिनट का टाइम देके के सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर चला गया पेंट पर। पेंट को भी उसने 2 मिनट का टाइम दिया और फिर से उसने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट स्विच किया या फिर जंप किया अगली प्रोसेस के ऊपर। तो 4th नंबर वाली प्रोसेस सीपीयू को कौन सी मिली? मीडिया प्लेयर। और मीडिया प्लेयर पे भी उसने 2 मिनट का काम किया, और करने के बाद सीपीयू क्या करेगा, वापस से एक इसी साइकिल को रिपीट करेगा। वो वापस आएगा ब्राउज़र के पास, फिर से वो 2 मिनट का टाइम देगा और फिर वो जो है अगली प्रोसेस पे जंप करेगा, फिर उसको 2 मिनट का टाइम देगा। देन अगली प्रोसेस पे जंप करेगा, फिर 2 मिनट का टाइम देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीपीयू का टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए या सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए हमने क्या किया कि सीपीयू के टाइम को इन सब प्रोसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट निकल के आता है वो क्या निकलेगा कि हमने सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इस प्रोसेस के अंदर कर लिया। और दूसरी बात इसमें ये होती है कि सिस्टम के अंदर आई हुई कोई भी प्रोसेस को अलग से कोई वेट नहीं करना पड़ा। और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि सीपीयू तो यहाँ पे एक था, बट मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू कैसे काम कर रहा था कि P1, P2, P3 और P4 सीपीयू क्या कर रहा था, एक प्रोसेस को ले रहा था P1 को और P1 को ही एग्जीक्यूट कर रहा था। अब जब तक P1 पूरी नहीं हुई
तब तक वो P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर P1 ने ही कुछ गड़बड़ कर दी बीच में, उसको कुछ IO इनपुट आउटपुट रिसोर्स की ज़रूरत पड़ी, तो CPU इसको बाहर निकाल देता है और अगली प्रोसेस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। बट इस सिस्टम में क्या था कि ये मान लेते हैं कि P2 जो है वो डायरेक्टली CPU का ही टाइम मांग रही है और वो लगभग 1 घंटे तक चलने वाली प्रोसेस है। तो P2 1 घंटे तक चलेगी और हो सकता है P3 जो है वो सिर्फ 5 मिनट की प्रोसेस थी, बहुत ही कम टाइम में पूरी हो जाती और सिस्टम से बाहर निकल जाती। बट P2 प्रोसेस की वजह से इसने कितने टाइम तक वेट किया, इसने कंप्लीट वेट किया 55 मिनट तक। और इतना ज़्यादा वेट करवाना किसी छोटी प्रोसेस को, इसे हम अच्छा सिस्टम नहीं मानते, है ना। ये हमारे लिए एक बढ़िया सिस्टम नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और हमारे सिस्टम का जो थ्रोपुट होता है, थ्रोपुट मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। 1 सेकंड में या 1 मिनट में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस को हम थ्रोपुट कहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोपुट लाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को कुछ टाइम लिमिट के अंदर पूरा करना पड़ेगा। इसलिए सिस्टम के थ्रोपुट को बढ़ाने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। अब आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग में देखो, मल्टीटास्किंग में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा कि CPU चाहे इनको 2-2 मिनट का टाइम दे रहा है, बट वो क्या कर रहा है, एक प्रोसेस को उसने ऐसे कहीं पे नहीं रख दिया कि मैं तुझे जो है वो 55 मिनट के बाद ही संभालूंगा, है ना। उसने क्या किया, हर प्रोसेस को 2-2 मिनट का टाइम दिया। इससे होगा क्या कि सिस्टम का थ्रोपुट बढ़ेगा। भाई छोटी प्रोसेस है वो जल्दी निकल जाएगी, हो सकता है एक्सेल का काम सिर्फ 2-4 मिनट का था, तो अब इस लाइन से एक्सेल हट जाएगा, है ना। और ब्राउज़र के बाद डायरेक्ट जो है CPU जंप कहाँ करेगा, पेंट पर, ठीक है। और पेंट से क्या करेगा, मीडिया प्लेयर पे। कुछ टाइम के बाद हो सकता है मीडिया प्लेयर भी पूरा हो जाए। अब ये सिस्टम में 2 ही प्रोसेस रह गई, ब्राउज़र और पेंट। तो CPU आराम से इन दोनों को भी इस तरीके से ही हैंडल करेगा। बट हमेशा जो पूरा टाइम जो CPU है वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करता ही रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। देखो कॉन्टेक्स्ट स्विच को हम अलग से समझ लेते हैं कि CPU द्वारा, कॉन्टेक्स्ट स्विच को हम इस तरीके से समझ लेंगे कि CPU जो है वो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर लगातार जंप करता रहता है। जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, है ना। एक बार 3 प्रोसेस है सिस्टम में, CPU क्या करेगा, कंटिन्यूसली जंप करेगा P1 से P2 की तरफ, फिर 2 मिनट का टाइम रुकेगा, फिर P2 से P3 की तरफ, फिर P3 से P1 की तरफ, फिर P2 की तरफ, फिर P3 की तरफ, फिर वापस से P1 की तरफ, है ना। इस तरह से CPU जो है हर प्रोसेस को टाइम देता रहेगा। बीच में छोटी प्रोसेस जो हैं वो पूरी होते ही सिस्टम से बाहर हो जाएंगी। अब जैसे मान लेते हैं कि P2 कोई छोटी प्रोसेस थी और वो 6-7 मिनट में पूरी हो गई, तो इसको तो बाहर निकाल देंगे। और अब CPU क्या करेगा, P3 से डायरेक्ट आएगा P1 पे और P1 से डायरेक्ट जाएगा P2 पे, है ना। अब ये साइकिल इस तरीके से चलेगा। इनमें से भी एक प्रोसेस और पूरी होते ही CPU सिर्फ क्या करेगा, जैसे P3 पूरी हो गई तो CPU अब जो है सिर्फ P1 को ही एग्जीक्यूट करेगा, पूरा टाइम अपना P1 के साथ में ही वो क्या करेगा, स्पेंड करेगा, ठीक है। और इसमें CPU एक चलती हुई प्रोसेस को बीच में छोड़कर, बीच में रोक कर नेक्स्ट प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए चला जाता है ना। हर प्रोसेस को टाइम देना है और हर प्रोसेस को टाइम देने के लिए CPU को चलती हुई प्रोसेस को बीच में छोड़ना पड़ेगा। इसे चलती हुई प्रोसेस को हम बोलते हैं रनिंग के अंदर जो हमारी प्रोसेस है वो हो जाएगी। और आप यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि ये जो टाइम होता है ये भी कोई ऐसे अपने आप डिसाइड नहीं होता। यहाँ पे भी CPU के प्रोग्राम के अंदर ये टाइम डिसाइडेड होता है पहले से कि CPU किस तरीके से काम करेगा, है ना। अपने बात क्या कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसको करने के लिए CPU को हर प्रोसेस के ऊपर स्विच करना पड़ेगा, जितनी भी सिस्टम में प्रोसेस होंगी सबके ऊपर स्विच करना पड़ेगा। तो स्विच करने के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनाया जाता है उसी टाइम पर उसका ये वाला टाइम प्री डिफाइंड कर दिया जाता है कि वो 2 मिनट बाद जंप करेगा या 1-1 मिनट में जंप करेगा या 1-1 सेकंड में जंप करेगा, है ना। वो डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर ने उसके अंदर कितना टाइम फीड किया। और इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम क्वांटम,
ठीक है, ये जो टर्म है ना, जैसे टाइम क्वांटम, कॉन्टेक्स्ट स्विच, मल्टीटास्किंग, तो ये सब है ना, ये आपको अलग अलग लिखनी है, उनको सबको अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ पे जैसे हम दोबारा बात करते हैं कि सीपीयू इन सब के ऊपर कॉन्टेक्स्ट स्विच तो करता है, बट क्या ये यूज़र को पता चलता है कि वो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है? तो यूज़र को इस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता होती है ना। यूज़र के सामने क्या होता है कि हर प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चली जा रही है, यूज़र को तो ये पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर सीपीयू जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है। और आप यहाँ पे एक बात और समझना कि यहाँ पे हमने सीपीयू के टाइम को, जैसे सीपीयू कंटिन्यूसली काम कर रहा है, इसके टाइम को हमने 2-2 मिनट में, है ना, टाइम क्वांटम बना दिया कि 2 मिनट। अब 2-2 मिनट का जो टाइम है वो इन सब प्रोसेस को सीपीयू दिए जा रहा है, तो इस 2-2 मिनट के टाइम को हमने बोला कि ये क्या है, ये एक टाइम क्वांटम है जो फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे हमने सीपीयू के टाइम को जो है वो डिवाइड कर दिया, है ना, इसका एक मतलब ये भी निकलता है। और इस वजह से ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग के अलावा भी कई नामों से जाना जाता है। इसके और क्या क्या नाम होते हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। इसे हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है ये एक। और इसे इसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगी जब हम इसे करेंगे, है ना। तो अभी एक बार इसका नाम लिख के छोड़ लेना कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम और भी नामों से जानते हैं। क्या क्या नाम हो सकते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, है ना। और टाइम शेयरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सीपीयू के टाइम को हम शेयर कर रहे हैं, इसलिए टाइम शेयरिंग, तो ये नाम याद हो जाएगा। मल्टीटास्किंग, तो टास्किंग मतलब बहुत सारी टास्क हैं वो एक साथ में हो रही है ना, तो ये हो जाएगी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल ना मुझे लगा वो ये है कि आप जो गोलगप्पे की रेडी है ना, उस पे गोलगप्पे खाने वाला कैसे अरेंजमेंट करता है। सीपीयू को तो मान लेते हैं कि जो गोलगप्पे खिला रहा है वो बंदा तो है सीपीयू, है ना। इसे देखो, मल्टीटास्किंग को आप इस एग्जांपल से समझ लेना कि ये जो बंदा जो गोलगप्पे खिला रहा है ये तो हो जाएगा कौन? सीपीयू। और ये सीपीयू क्या कर रहा है? अपना टाइम जो है वो थोड़े थोड़े देर में कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है, कभी इनको गोलगप्पे दे रहा है, कभी इसको दे रहा है, कभी इसको दे रहा है ना। तो वो क्या कर रहा है? हर बंदे को इक्वली टाइम दे रहा है, एक एक गोलगप्पा वो हर बार देता है और वापस से साइकिल रिपीट करता है, फिर वापस इसको, देन इसे, और फिर से साइकिल रिपीट करता है ना। तो ये इसका पूरा एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे मल्टीटास्किंग आपको हमेशा याद रहेगा, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। और इसे इस एग्जाम्पल से ही आप हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल आपके हैंड टू हैंड क्वेश्चन जो हैं वो एकदम सही हो जाएंगे। इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे अब कि एक्चुअल में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पे भी सीपीयू जो है, ओनली वन सीपीयू हमने एक ही यूज़ किया है ना। सीपीयू से मतलब है प्रोसेसर से। यहाँ पे भी हमने क्या किया? ओनली वन सीपीयू यूज्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये देखो, इसमें क्या होगा? सीपीयू सिर्फ एक होगा, यहाँ पे भी सीपीयू सिर्फ एक ही हमने यूज़ किया है सिस्टम में। बट सेकंड नंबर पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू हैंडल ओनली वन टास्क एट अ टाइम। एक बार में सीपीयू सिर्फ एक ही टास्क के ऊपर काम करेगा। और यहाँ पे मल्टीटास्किंग के अंदर क्या होता है? सीपीयू हैंडल मल्टीपल टास्क, है ना, मल्टीपल टास्क को हैंडल कर रहा होगा, बट एट अ टाइम ओनली वन प्रोसेस हैंडल। एक टाइम पर जो है वो सिर्फ एक प्रोसेस हैंडल होगी, और कितने टाइम के लिए? सिर्फ एक टाइम क्वांटम के लिए, ठीक है। यहाँ पे सीपीयू मल्टीपल टास्क को हैंडल तो करेगा, बट एक टाइम पर किसी टाइम क्वांटम के लिए जो है वो प्रोसेस
CPU हैंडल कर रहा होगा, है ना। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है और इन दोनों को कंफ्यूज करने वाला भी पेयर यही है। तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख के चलना है। क्वेश्चन अगर आएगा तो मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग में से कंफर्म आता है, तभी हम इनके अंदर जाके एकदम अच्छे से इसको क्लियर करवाना चाहती हूँ मैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। और यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था डॉक्टर वाला। आप एग्जाम्पल ध्यान रखना कि बहुत सारे पेशेंट है और डॉक्टर क्या करेगा, ऑपरेशन करने के लिए ओटी में सिर्फ एक बार में एक ही पेशेंट को अंदर लेके जाएगा, है ना। और इसका ऑपरेशन पूरा करने के बाद ही वो क्या करेगा, इसको बाहर भेजेगा। और यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना था कि 5 मिनट इसको रखेगा अंदर, फिर 5 मिनट इसको, फिर 5 मिनट इसको, फिर 5 मिनट इसको, पहले इन सब के इंजेक्शन लगाएगा, फिर इन सबको क्या करेगा, चीरा फाड़ी करेगा। तो ये नहीं होता, है ना। एक ऑपरेशन वाले टाइम पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो इस एग्जाम्पल को आप यहाँ से अच्छे से इसके साथ लिंक करके याद रखना कि मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि एक डॉक्टर वो ऑपरेशन तो काफ़ी सारे कर सकता है, बट एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करेगा, है ना। दूसरे जो काम है उसमें वो हाथ नहीं डालेगा। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था गोलगप्पे वाला, कि जो गोलगप्पे वाला है वो क्या कर रहा था, वो एक टाइम पे काफ़ी सारी जो टास्क हैं, काफ़ी सारी जो प्रोसेस हैं, उनके साथ में बातचीत कर रहा है। इन सब को क्या कर रहा है, एक ही टाइम पे वो एक एक करके अपना टाइम जो है वो बांट के इन सब के ऊपर भी काम कर रहा है ना। तो ये एग्जांपल इसका एकदम बेस्ट है। यहाँ पे आप इन दोनों को अच्छे से देखना, नोट्स में मेंशन कर लेना क्या क्या चीज़ें हैं वो क्लियर कर लेना। फिर भी डाउट लगे तो आप मुझे इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।